नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुनिया स्टडी चैनल पर। आज से आप लोगों के लिए हम सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं और लेकर आ रहे हैं, जिसमें 30 प्रश्न सभी हर सब्जेक्ट के लिए होंगे और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं प्रश्न, वहीं से प्रश्न लिया गया है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि क्वेश्चन किस टाइप का बनता है और प्रश्न किस तरह का आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो रिपीट हो जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सीडीपी के लिए 30 प्रश्न और अपना सिलेक्ट कीजिए कि आप कितने नंबर 30 में 30 ला सकते हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपके। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला है धैर्य और दृढ़ता। दूसरा है शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। और तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। इसमें जो चारों जो प्रश्न हैं, चारों जो विकल्प हैं, ये चारों विकल्प में आपको सबसे पॉजिटिव सीटेड क्या होता है कि सबसे पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम बालों को सबसे ऊपर रखते हैं, बालों को ऊपर रख के ही हम सोचते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका विकल्प क्या हो सकता है, सो जो ज़रा पॉजिटिव होता है। तो सीटेड में यही सब देखा जाता है। तो बताइए इसमें चारों विकल्प में कौन सा उत्तर आपका सही होगा। ये चारों उत्तर में मैं बता रहा हूँ। इसका पहला ऑप्शन आएगा धैर्य और दृढ़ता। जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि शिक्षक को धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए शिक्षक में, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की सहजता से समस्या का समाधान कर सके। वो तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, तो पहला है धैर्य और दृढ़ता। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। तो दूसरा प्रश्न ये है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। आप प्रश्न को पहले समझिए, फिर विकल्पों से ही समझ में आ जाएगा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें चारों विकल्प सबसे बेहतर कौन सा है विकल्प। आप प्रश्न को फिर से पढ़िए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो आप देखिए कौन सा बेहतर हो सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प पे पहला, अभिभावकों को प्रधानाचार्य के अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। दूसरा है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। देखो, और चौथा है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये 4 विकल्प हैं। तो अगर आप चारों विकल्प में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो आप पहले इसमें निगेटिव खोजिए कि मेरा निगेटिव क्या है इसमें। जब निगेटिव निकल जाएगा तो अपने आप कुछ विकल्प उसे ही कट जाएंगे और जो बचेगा उसमें से बेहतर विकल्प आप चुन लेंगे। तो पहले निगेटिव सोचिए
देखिए नेगेटिव क्या हो सकता है इसमें, नेगेटिव ये हो सकता है कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। क्यों निकलना चाहिए भाई? चौथा विकल्प है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए, ये भी निगेटिव, ये दोनों तो निगेटिव है, सी और डी निगेटिव। बच रहा है ए और बी। ए और बी में बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है, आप बताइए आंसर। चलिए हम बताते हैं आंसर, इसका है बी विकल्प। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने को अनुमति देता है, जो शिक्षक होता है कि बच्चों से कहता है कि बच्चों आप कहीं भी बैठ सकते हो, आप बैठ कर अपना पढ़ाई करो अच्छे से, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा भी करते हैं और कुछ सामूहिक पठन भी करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठ कर पढ़ते हैं। कई तरह के बच्चे होते हैं जो उनके अलग अलग पढ़ने के इनके तरीका होता है, कुछ सामूहिक होते हैं, कुछ स्वयं कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बातचीत भी करते रहते हैं पढ़ाई के समय भी। अगर इस परिस्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता है तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? ये सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, देखो। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब जिन पियाजे के चारों अवस्था के बारे में आप पढ़े होंगे, ये तो थ्योरी की क्लास नहीं है, ये तो एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके लिए कि जो आप पढ़े हैं पिछले, तो उसका रिवीजन हो सके और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही सब देखने को मिलता है। तो बताइए आप, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चार इसमें विकल्प हैं: औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें से बताइए कौन से विकल्प सही होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो विकल्प इसमें कौन सा होगा बताइए। इसमें सी विकल्प होगा। कौन सा होगा? सी विकल्प होगा। मैं इसका उत्तर विस्तृत रूप से बताता हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जो मूर्त अवस्था होती है वो बच्चा चिंतन इसमें प्रारंभ करता है, घटनाओं के विषय में प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इसमें 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने के योग्य भी हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो इसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष होती है, इसमें बच्चा चिंतन भी करता है और वस्तुओं को समझने के योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताएं विकास होता है। पहला है संरक्षण, दूसरा है संख्याबोध, तीसरा है क्रमानुसार, चौथा है वर्गीकरण और पांचवा है पारस्परिक संबंध की क्षमता। ये 5 हैं जो आपको याद करनी चाहिए, क्या क्या उनकी योग्यताएं हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, बताइए आंसर इसका। पहला है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा है मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी। मन का मानचित्र का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। जो मन का मानचित्र है, इसका संबंध मन के क्रियाशीलता पर के अनुसंधान पर है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए।
जो भी कार्य करते हैं तो उसका एक रूपरेखा मन में बनता है कि ये कैसा हो सकता है, इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। तो ये मन का मानचित्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है? पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो आप बताइए इसमें से चारों में सबसे बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है? इसमें थोड़ा आप सोच कर बताइएगा। निगेटिव को हटाकर आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना, सीटेट में वही सब आंसर होते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, डी क्यों होगा? देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उससे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूर्ण रूप से समझ सकें। जैसे विभिन्न अगर शिक्षण पद्धतियों का हम प्रयोग करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो उससे ज़्यादा उनके दिमाग में बैठता है और सीखने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजन का पोषण करता है। तो ये विकल्प है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्ज्ञान प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। बी है विद्यालय जीवन के आरंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थी का शिक्षण करना। तो ये आपका 4 विकल्प हैं। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? देखिए, सबसे बेहतर विकल्प होगा ए। इसमें है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ये छठा ये हो गया। जीन पियाजे का आप लोग जीन पियाजे के क्वेश्चन अधिक से अधिक देखिएगा कि जीन पियाजे के सीटेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें संक्रियात्मक अवस्था उनके जितने बारे में बताया गया है कि कितने इनकी अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाओं को आप देख लीजिएगा। अवस्थाएं में 2 से 3 प्रश्न तो जीन पियाजे का ही जाते हैं सीटेट में। तो 7वां प्रश्न ये है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना का आरंभ करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष एवं ऊपर होते हैं इसके। संवेदी प्रेरक, अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष होते हैं। तो पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? किस वर्ष में करता है वो तार्किक चिंतन? बताइए। तो ये तार्किक जो चिंतन करता है बच्चा, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। इसमें करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 12 वर्ष से ऊपर होता है। जो अंतिम अवस्था है ये 11 के बाद होता है। मूल रूप से ये अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था ही होती है। अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तु को अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने का समर्थ हो जाता है। मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसमें
बालक क्या होता है कि ये विचारों के संबंध में विचार करने के समर्थ हो जाता है। इस बालक उद्दीपकों अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताएं, उपयोगिता एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। और इस अवस्था में बालक परिपक्व हो जाता है। तो मूर्त अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब करता है? ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के ऊपर होते हैं इसमें होते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि 4 विकल्प दिए गए हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी क्या कह रहा है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तीसरा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और चौथा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो बताइए इसमें से बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है? बेहतर विकल्प आप इसका आंसर बताएं। हाँ, तो इसमें से आप चारों में से उत्तर बताएं कौन सा उत्तर हो सकता है। एक मिनट। आठवां सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। जो शिक्षक जो दुनिया का उदाहरण को कक्षा में लाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे का अंतःक्रिया भी करें, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण को निरंतर देखते रहते हैं तथा सुनते रहते हैं। जैसे आसपास आपके क्या हो रहे हैं वो बच्चा क्या होता है वो जल्दी सीख जाता है। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होती है। किताबी ज्ञान सबसे ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं बच्चों के लिए। अगर उनके समाज आसपास दिखाया जाए, चाहे कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी चाहे शिक्षक को विद्यार्थी को पढ़ाते समय अगर बाहरी दुनिया से उदाहरण को सामने प्रस्तुत किया जाए तो उनके दिमाग में ज़रा बैठता है और वो जल्दी से सीख लेते हैं। तो 8 का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा आपका? आंसर बताइए। चलिए बताते हैं। देखिए निम्न में से कथन को सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं मानना चाहिए। इसका सबसे बेहतर विकल्प होगा, इसका डी। ठीक, शैक्षिक संस्थान जो होता है एक स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी विद्यार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उस शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान आता है, स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप
जो आप सीखना चाहते हैं वो शैक्षिक स्थान ही है कि हम शैक्षिक स्थान से ही अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी अध्यापक से भी कहीं पर भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 4 विकल्प दिए गए हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उससे दैनिक कार्यों को करने की में सहायता की जानी चाहिए। बी ए के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और डी है ये निचले स्तर के कार्य को छूट मिलनी चाहिए। तो ठीक है, बताइए आप कौन सा आंसर होगा इसमें? 10वां का बी होगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, जिससे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, इसके सामान्य व्यवहार भी करना चाहिए इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? बताइए। 4 विकल्प लिखे हैं। पहला है संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी है शरीर में अवशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना, सी संगति की आवश्यकता और डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो बताइए कौन सा है? 11 का आंसर हो जाएगा बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखा है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी है सभागार, सी घर और डी है खेल का मैदान। तो इसमें से कौन सा आंसर रहेगा? बताइए आप लोग। इसमें आंसर होगा ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे का संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण की ही एक ऐसा स्थान है जहां उस विद्यार्थियों को ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। समझ रहे हैं? तो इसका आंसर है 12वां का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेरह प्रश्न, डॉट को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। संकेतक किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन। ए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा में एकदम खामोशी और डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प बताइए कौन सा सही है इसमें? चलिए बताते हैं। इसमें चारों विकल्प दिए हैं। चारों विकल्प से बताइए कौन सा आपका आंसर बेहतर है। चलिए बताते हैं। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न जो पूछा जाता है अभिभावक शिक्षक का, वो संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। क्या होता है? अभिप्रेरक जो होता है किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधित लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वो अभिप्रेरित है। ठीक है, अगर छात्र अभिप्रेरित है तभी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अध्यापक छात्र को पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है। तो 13वां का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, निम्न में से कौन सा
बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनका लक्षण कौन सा नहीं है, 14वां का है। तो जो ए विकल्प है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। बी है वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। और सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। और डी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए इसमें एक बात बता दूं आपको, जहाँ भी किसी भी विकल्प में अगर रटना आ जाएगा तो रटना जो है सीटेट के लिए बच्चों से संबंधित एक सबसे बड़ा निगेटिव चीज़ है। ठीक है, ये निगेटिव है। तो ये जहाँ भी अगर रटना दिखेगा, रटना हो गया, केवल हो गया, ठीक है ना, केवल, ये सब है निगेटिव है। तो ये विकल्प आप काट दीजिएगा, ये विकल्प को हटा दीजिएगा। तो डी विकल्प तो हमारा ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। तो आप रटना जो भी विकल्प में दिखेगा वो निगेटिव है, उसको हटा दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आंसर कौन सा है इसमें। तो 14वां का आंसर है बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। क्योंकि विद्यार्थी जो प्रश्न एक वो बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकता है। जो रटने के कार्य हैं ये रटने से बच्चा समझ नहीं सकता है। हाँ, क्वेश्चन को हल जरूर कर देगा वो, क्योंकि वो रट के आया होगा, सीखा नहीं होगा, रट के आया होगा, याद करके आया होगा वो कि हमको क्या क्या करना है इसमें। तो वो तो उसका हल तो कर देगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर उससे संबंधित कोई और दूसरा प्रश्न दे दिया जाए तो रटा हुआ तो क्वेश्चन कर देगा लेकिन उससे संबंधित कोई प्रश्न कर नहीं पाएगा। तो ये रटना निगेटिव है। ठीक है, जिससे उससे आगे प्रश्न में समस्या भी होती है। अतः रटना बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। तो इसका सही विकल्प जो है वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो यह है विकल्प डी, ये पियाजे का जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, मतलब वो शांत बैठी रहती है, कहने मतलब यही है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है, पहला है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी है कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और सी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती हैं। और डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो बताइए इसमें से विकल्प क्या हो सकता है? इसमें से विकल्प होगा, बताइए, इसमें होगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका अक्सर घर में काम तथा कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। इसका कारण हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती हो, यही तो हो सकता है। अपेक्षाकृत तो मतलब कि विद्यालय को, इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। तो जहाँ मान्यता उसको मिलेगी ज़्यादा अधिक बात करने के लिए, तो ज़्यादा पॉजिटिव उत्तर वही होंगे। ठीक है, तो 16वां का क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? पहला है सामाजिक दर्शन, बी है मीडिया मनोविज्ञान, सी है शिक्षा मनोविज्ञान और डी है शिक्षा समाजशास्त्र। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा सी, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है।
इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसे सुधार करने का प्रयास करता है। तो इसका सही विकल्प होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बताइए। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा पहला है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी है शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। और डी है शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो 18 का सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगर उसके अंदर रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा, अगर किसी भी सीखने के प्रति, तभी विकास हो पाएगा उसका। अगर रुचि नहीं होगा तो वो सीख नहीं सकता है। तो 18वां का सी विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी है मूल्यांकन प्रक्रिया। सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय। ठीक है, तो इसमें से बताइए इसमें से कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। 19 का बताइए। 19 का ए आंसर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, तो 19 का ए होगा आंसर। 20 को देखते हैं। 20 है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो इसका खेल पद्धति है मूल रूप से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों पर। बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी है शिक्षा के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। और डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। आप बताइए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है इस प्रश्न के अनुसार। तो 20 का सही उत्तर कौन सा होगा। सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, ये बी होगा आपका सही उत्तर। बी होगा क्योंकि निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति जो है मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता समान स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित होता है। 4 ऑप्शन देता है। सीखने का प्रभाव नियम। बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। सी है सीखने का तत्परता नियम। और डी है सीखने का सादृश्य नियम। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है। 21 का होगा बताइए। 21 का डी। इसका आंसर होगा सीखने का सादृश्य नियम। सीखने का दृश्य नियम अनुसार बच्चा एक नवीन परिस्थिति या समस्या का उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वो अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसके पहली परिस्थिति समस्या के साथ की थी। तो इसके सीखने का सादृश्य नियम होता है ये बच्चा जो अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है वो सीखने का सादृश्य नियम पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला है दूसरों के साथ झगड़ना। बी है अभिव्यक्ति में नवीनता। सी जिज्ञासा। और डी है सृजनात्मक विचार करना। तो देखिए
आंसर में देखिएगा इसमें नहीं है, ठीक है ना, नहीं है तो नहीं है का विकल्प खोजिएगा, ये नहीं कि है का विकल्प संकेत है का विकल्प मत खोजिएगा। तो आप प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताइए इसमें क्या होगा। इसमें होगा दूसरे के साथ झगड़ना। जो नहीं का निगेटिव अर्थ होगा ये दूसरे के साथ झगड़ना होगा, ठीक है। जो प्रतिभाशाली बालक अपने समस्याओं के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य की भावना स्थापित करता है, न कि दूसरे के साथ झगड़ता है, ठीक है। तो 22वां का पहला ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जो विशेष बच्चे होते हैं, आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो विशेष होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बी है विशेष विद्यालयों में, सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो बताइए इसका बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है विशेष बालकों के लिए। इसका होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, अन्य सामान्य बच्चों के साथ भी विशेष बालकों के साथ ही एक साथ शिक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो NCF 2005 है, NCF 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा के संस्कृति लिखी गई है। मतलब समावेशी जो शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, मतलब कि सभी सामान्य बालक और विशेष बालक को एक साथ ही पढ़ाया जाए, वो समावेशी होती है, जिसमें सही प्रकार के बच्चों को एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है। तो NCF 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। जो विशेष बालक होते हैं और सामान्य बालक होते हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ाया देना चाहिए। तो 23वां का विकल्प क्या होगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। जो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, बी है शैक्षिक और सह शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक। जो फीडबैक होता है ना, जैसे कि मान लो कोई सामान करते हो तो कंपनी क्या करती है, फीडबैक मांगती है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है। तो ऐसे फीडबैक का प्रयोग है कि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, मतलब उससे पुष्टि करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ठीक है। तो इसमें बेहतर विकल्प कौन सा होता है बताइए आप। 24 का इसका आंसर होगा बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ठीक है। 24 का बी हो गया। 25 में आइए, देखिए इससे जो रोग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं सीटेट में, ये महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, मतलब कि इससे संबंधित पूछे जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये आप प्रश्न यही पूछ दीजिएगा, लेकिन 7-8 तरीके के जो संबंधित रोग हैं, डिसलेक्सिया हो गया और सारे रोग हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये डिसलेक्सिया जो होता है, इनसे बता रहे हैं, ये पठन से विकार होता है, पठन से संबंधित होता है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर सकता है। अगर बच्चा अक्षर का पहचान नहीं कर पाएगा तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, जिस कारण वो पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ए है अग्रणमुखी, बी है सहानुभूतिपूर्ण, सी है तटस्थ और डी है नकारात्मक। तो बताइए आंसर क्या होगा इसमें। इसमें होगा ए अग्रणमुखी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रणमुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें अच्छा करने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, बच्चों का पहली शिक्षा होता है, जो पहली स्कूल होता है वो घर होता है उनका, और घर माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं। तो उनको प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो क्या करना है, चाहे प्रोत्साहित करना चाहिए उनको, ठीक है, तो अग्रणमुखी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? विचार, जो विकास होता है वो कभी नहीं समाप्त होता है, मतलब विकास जो होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये किससे संबंधित है ये बताइए? निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतः क्रिया का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, ये विचार इसी से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? जो सीखने का है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? पहला है पहलाव का, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, तीसरा है गेस्टाल्ट। बताइए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? डी होगा आपका, डी होगा, गेस्टाल्टवादी होते हैं। जो गेस्टाल्ट होते हैं सिद्धांतवादी, उन्होंने ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था, सीखने को बढ़ावा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पहला है प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बताइए आंसर। तो इसमें होता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह का प्रक्रिय सदस्य होता है? तो ये होता है डी, किशोरावस्था में ये सदस्य सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस पर 30 क्वेश्चन कराए गए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की गई है। ये किसने कहा, किसने दिया है? बताइए। जो 4 अवस्थाएं होते हैं वो पियाजे ने दिया। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संवेदी गमक अवस्था होता है, जो काल होता है। 4 अवस्थाएं जिन पियाजे, वो 0 से 2 वर्ष होते हैं। ये होता है संवेदी गमक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रिया काल होता है, जो 2 से 7 वर्ष होते हैं पूर्व संक्रिया काल में। तीसरा है मूर्त संक्रिया काल, वो 7 से 12 होते हैं वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रिया काल, ये 12 से 18 होते हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए ध्यान देना आप। तो 4 जो अवस्थाएं होती है, किस किस आयु में 4 अवस्थाएं होती हैं? पहला संवेदी गमक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रिय काल होता है, मूर्त संक्रिय अवस्था होता है, औपचारिक संक्रिय अवस्था होता है। तो ये इनका निर्धारित उम्र है। तो तीसरा का आंसर क्या होगा? सी हो गया। तो आज CDP के लिए आप 30 प्रश्न देखे हैं। ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे संबंधित है। ये सब प्रश्न संबंधित ही भी प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा। कल फिर नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। 30 प्रश्न CDP का होगा, 30 प्रश्न पर्यावरण का होगा, 30 प्रश्न हिंदी का होगा, 30 प्रश्न गणित का होगा। ऐसे ही 30 प्रश्न डेली चलते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। और डेली रूटीन के साथ डेली क्लासेस मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। तो रोनिया स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।